चौथे घर को हमारी कुंडली का एक बहुत इंपॉर्टेंट घर माना जाता है क्योंकि ये सिग्निफाई करता है हमारी माँ को, हमारे होमलैंड को, हमारी व्हीकल्स को, हम कौन सा घर बनाएंगे उस चीज को भी। यानी इन सारी चीजों को डिनोट करने वाला घर तो निसंदेह कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इन सारे स्थूल प्रभावों के अलावा भी चौथे घर के बहुत ही गहरे मीनिंग्स होते हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं मीनिंग्स को जानेंगे और इस वीडियो का टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ द फोर्थ हाउस। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि ऐसा ज्योतिष जो आपको अच्छी चीजें बताता है, खराब चीजें भी बताता है, लेकिन उसके साथ साथ आपसे ये उम्मीद करता है, आपको ये हौसला देता है कि आप अच्छी चीजों को मैक्सिमाइज कर सके और बुरी चीजों को मिनिमाइज कर सके। दैट इज व्हाट आई कॉल होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। जो नॉर्मली जो ग्रह गोचर होते रहते हैं उनके ऊपर मैं हमेशा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक लग्नों की सीरीज है, आप उसे देख सकते हैं। अपने लग्न के बारे में हर एक चीज जान सकते हैं। एक मून साइन की सीरीज है, आप उसे देखकर अपनी चंद्र राशि के बारे में जान सकते हैं। हाउसेस की सीरीज तो अभी हम कर ही रहे हैं, 3 हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे की बात मैं अभी कर रही हूँ। और इसके अलावा नक्षत्रों की सीरीज है। देन वी आर प्लानिंग अ लॉट मोर सीरीज जिसमें हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, मोक्ष त्रिकोण की बात करेंगे, अर्थ काम त्रिकोणों की बात करेंगे। विल टॉक अ लॉट, विल एक्सप्लोर एस्ट्रोलॉजी अ लॉट मोर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट्स जो कि इस पूरे ज्योतिष को चलाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस चैनल। अगर आप लोगों को ये सब अच्छा लगता है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे घर की। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चौथे घर के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। नैसर्गिक रूप से जो चौथा घर होता है वो होता है कर्क राशि का घर, यानी कि कैंसर राशि का घर। और इस घर का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा की केवल एक ही राशि होती है, कर्क। आपकी कुंडली में लग्न क्या है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि चौथे घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका जो लग्न है वो मेष है तो चौथे घर में आपकी कर्क राशि होगी। उसी तरीके से अगर आपका जो लग्न है वो वृषभ है, इन दैट केस आपके चौथे घर में सिंह राशि होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं और हर एक घर में कौन सी राशि है ये डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो चौथा घर आपको बाईं तरफ मिलेगा कुंडली के, और वहां पर एक नंबर लिखा होगा। जो भी नंबर वहां होगा उस नंबर की राशि चौथे घर को आपकी कुंडली में रूल करती है। फॉर इंस्टेंस, अगर वहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब कि आपके चौथे घर में कन्या राशि है। अगर 7 लिखा है तो फिर तुला राशि है। अगर 9 लिखा है तो धनु राशि है, 10 लिखा है तो मकर राशि है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आप अपना चौथा घर आपकी कुंडली में क्या है, सबसे पहले आप इसको समझिए। स्थूल रूप से अगर देखा जाए तो ये जो घर है वो ये दिखाता है कि हम लोगों की जो मम्मी है, जो माँ है, वो कैसी है। हमारा अपनी माँ के साथ संबंध कैसा है, हम अपनी माँ को किस नजरिए से देखते हैं, हमें अपनी माँ से कौन कौन से गुण मिले हैं। इसके अलावा हमारा होम टाउन, जहां पे हमारा पालन पोषण हुआ है, जहां पे हम बड़े हुए हैं, वो कैसा है, उस जगह के साथ हमारा कैसा संबंध है। इसके साथ साथ हमारी जो होम कम्युनिटी है, जैसे अब भारत देश अगर देख लीजिए, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं। आपके लैंग्वेज के आधार पर कम्युनिटी हो गई, आपके जिले के आधार पर, आपके स्टेट के आधार पर। इसके अलावा भी कई सारे आधार होते हैं जिनके बेसिस पे अलग अलग कम्युनिटीज डिवाइड होती हैं। तो उस कम्युनिटी के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है वो भी चौथा घर दिखाता है। इसके साथ साथ आपके पास जमीन होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, आपके पास व्हीकल्स होंगे या नहीं होंगे, एंड स्पेसिफिकली आपके पास फार्म लैंड होगा या नहीं होगा। बिकॉज रिमेंबर, व्हेन ऑल दीज थिंग्स वर मेड, उस जमाने में फार्म लैंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इट वॉज नॉट अबाउट हैविंग अ हाउस और हैविंग 2-3 बिल्डिंग्स जिसको आप रेंट पे दे सके। इट वॉज मोर अबाउट फार्मलैंड्स, कि आपके पास कितना लैंड है, कितनी जमीन है, उसमें
फार्मिंग की जा सकती है, रिसोर्सेस बनाए जा सकते हैं, ये सब भी इनसे दिखाया जा सकता है। हालांकि इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट आपके पास कितने घर हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आपसे आपको क्या दे रही हैं, आपको उनसे गेन्स मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके चौथे घर से रिलेटेड होती हैं। तो अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो हम ये मान लें कि हमारी जो माँ है, हमारा जो पालन पोषण है, जहां हम बड़े हुए हैं, जैसे बड़े हुए हैं, उनके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, ये हमें चौथा हाउस दिखा देता है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, वही तरीका है जो बाकी सारे हाउसेस का था। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो घर है, जो फोर्थ हाउस है, उसमें कौन सी राशि है, प्लस आप ये देखिए कि यहाँ पे कौन सा ग्रह जो है वो आकर बैठा हुआ है। ग्रहों का भी अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ग्रहों के अपने अपने सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर यहाँ पर केतु बैठा हुआ है चौथे घर में, तो फिर आपकी जो मदर है उनसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी ना किसी प्रकार का अलगाव व्यक्ति का देखने को जरूर मिलता है। या फिर आपका जो होमलैंड है, जो होम कम्युनिटी है, उसके साथ किसी ना किसी प्रकार का अलगाव देखने को जरूर मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर जेमिनाई राशि बैठी हुई है, तो जेमिनाई राशि है और साथ में केतु है, इसका मतलब कि यू डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट योर फैमिली, यू डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट योर होम कम्युनिटी, यू डोंट रियली वांट टू फील कनेक्टेड। तो चाहे आप उसके बारे में कुछ भी सोचें, फिर भी एक जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। इट्स नॉट वेरी आउटराइट, इट्स नॉट राइट ऑन योर फेस। तो इस तरह की चीजें हमें जरूर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि इस घर पर यानी इस हाउस पर किस किस प्रकार की दृष्टियां पड़ रही हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा कि मान लीजिए यहाँ केतु बैठा है, अगर केतु चौथे घर में बैठा होगा तो नैसर्गिक रूप से राहु जो है वो 10वें घर में बैठा होगा और राहु की सीधी दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही होगी। यानी कि जहां एक और व्यक्ति का अपने परिवार, अपनी माँ खासतौर से, अपने होमलैंड या अपनी कम्युनिटी के साथ कोई खास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो नहीं है, वहीं दूसरी ओर it will be the person will be known for doing things in a foreign land. The person will be known for doing things जो कि आज तक उनके परिवार में नहीं हुई है। The person will be known for doing things जिसके बारे में इनके परिवार ने आज तक सोचा भी नहीं था। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको चौथे और 10वें घर में इस तरह से राहु केतु जब होते हैं या फिर इस तरह की जो दृष्टियां होती है उनसे आपको देखने को जरूर मिलता है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कि यहाँ पर मकर राशि है। अगर मकर राशि है चौथे घर में, तो क्या होगा, दैट योर मदर इज गोइंग टू बी द वन जो कि हाउस होल्ड को चलाती है, यानी घर कैसे चल रहा है उसके सारे के सारे स्मॉल डिटेल्स जो है घर चलाने की, योर मदर इज वेरी कंसर्न अबाउट दैट एंड योर मदर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो ये आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। और अगर साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा भी बैठा हो, तो इसका मतलब कि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक योर मदर। इन विच एस्पेक्ट? इन एस्पेक्ट ऑफ how you are controlling things and how you are moving about things at your home. तो आप अपने घर को कैसे कंट्रोल करते हैं, वहां आप क्या चाहते हैं, वहां आपका मैनेजमेंट कैसा है, रिलेटेड टू द मकर राशि एंड द मून, ये आपको चौथे घर से देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गए आपके स्थूल सिग्निफिकेशंस जो कि ऊपरी सतही बात करते हैं चौथे घर की। लेकिन जो एक्चुअल में डीप मीनिंग है, वो डीप मीनिंग क्या है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपका जन्म रात के समय पर हुआ है, खासकर अर्धरात्रि के समय पर हुआ है, तो आप ये पाएंगे कि आपका जो सन है यानी जो सूर्य है वो चौथे घर में है। वाई? अगर आप अपनी कुंडली को क्लॉक में डिवाइड कर दें या दिशाओं में डिवाइड कर दें, तो उस हिसाब से जो अर्धरात्रि का समय होता है, मिडनाइट का समय होता है, वो चौथे घर को बिलोंग करता है। और जो दोपहर का समय होता है 12 बजे के आसपास का, वो समय बिलोंग करता है 10वें घर को। यानी 10वां घर वो है जहां पे सूर्य पूर्ण रूप से प्रकाशमान है, बिल्कुल आपके सर पे है। और चौथा घर जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला घर है, वो ये डिसाइड करता है, बताता है कि सूर्य कहीं है ही नहीं, यानी कि सूर्य की रोशनी नहीं है। तो फोर्थ हाउस यानी कि अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का समय चौथा घर दिखाता है। और अगर आपका जन्म अर्धरात्रि के समय हुआ है, उसके आसपास हुआ है, तो फिर आपका जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं चौथा घर, तीसरा घर, 5वां घर यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। आप नोट करेंगे कि अर्धरात्रि के समय पर श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। अब क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए उनकी कुंडली में भी सूर्य चौथे घर में जाकर बैठे हुए हैं। उनकी जो कुंडली है
वो वृषभ राशि की है, और उनकी जो चौथा घर है उसे सिंह राशि कंट्रोल करती है, यानी कि द होम लैंड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखिए। कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार का है कि भले ही वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन उनका जो पालन पोषण हुआ वो एक गोपालक के रूप में हुआ। नंद के घर में उनका पालन पोषण हुआ। अब जब भी उनको याद करते हैं, श्री कृष्ण की कोई भी छवि अपने मन में लाने की कोशिश करते हैं, तो आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण को सामान्य रूप से हम याद नहीं करते। सामान्य रूप से जब भी हम कृष्ण कहते हैं तो हमें एक छोटा नटखट माखन चोर बालक याद आता है, या फिर हमें एक गोप नजर आता है जो कि अपने भाई के साथ, बलराम के साथ चारों तरफ घूम रहा है, गाय चरा रहा है, राक्षसों से लड़ रहा है, राधा के साथ जो हंसी चिटोली कर रहा है, सखियों के साथ बैठा है। तो इस तरह का कृष्ण जो है वो हमें याद आता है, यानी कि द मदर हु इज यशोदा, यशोदा नंदन बोलते हैं हमेशा उनको, क्योंकि द मदर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। और उनका जो रहन सहन है, जो उनका घर है, जो उनके आइडियाज है, वो भी अगेन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी ये नोट कीजिए, जब भी कृष्ण के बारे में कहेंगे तो क्या ध्यान आता है? आपको अडोलेसेंट कृष्ण याद आते हैं, आपको बच्चा कृष्ण ज्यादा याद आता है, और जो एक अडल्ट कृष्ण है जो कि मथुरा में जिसने कंस को मारा, या फिर जिसने द्वारकापुरी बसाई, जो द्वारकाधीश बने आगे जाके, महाभारत में जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, वो रिलेटिवली कम याद आते हैं। वाई? बिकॉज द कुंडली इज लाइक दैट। द फोर्थ हाउस इज वेरी प्रोनाउंस। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि होती है, और सूर्य खुद अपनी राशि में आके चौथे घर में आकर बैठ गए हैं, यानी कि जो उनके ग्रोइंग अप वाला जो उनका सीन था, जो भी उनका जैसे वो बड़े हुए, जैसा उनका पालन पोषण हुआ, वो वाला जो उनकी लाइफ का एरिया था, दैट बिकेम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। और रिमेंबर, दैट इज अ विलेज लाइफ, दैट इज नॉट द लाइफ जो कि एक राजा को जी जाती है, एक राजा जीता है, नहीं। वो लाइफ है एक विलेज वाली लाइफ, जहाँ पे रिलेटिवली प्रिमिटिव तरीके से लोग रहते हैं, जहाँ पे राजसी ठाट बाट नहीं है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो कि आपको इसी माध्यम से श्री कृष्ण की ही कहानी से समझ में आ जाएगी, वो ये है कि चौथा घर ना सिर्फ आपकी माँ को, गर्भवास को और शुरुआती जीवन को दिखाता है, बल्कि आपका जो आने वाला जीवन है, जीवन के उत्तरार्ध है, या जीवन का जो अंत है, उसको भी ये दिखाता है। रिमेंबर, लाइफ इज लाइक अ सर्कल, सो वेयर यू बिगिन दैट इज एग्जैक्टली वेयर यू एंड। क्योंकि इस घर का जो नैसर्गिक स्वामी है वो भी चंद्रमा है, इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। वाई? क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, आपके अचेतन मन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ही जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म है उनको भी ये कंट्रोल करता है, यानी पूर्व जन्मों से हमने क्या सीखा है, पूर्व जन्मों में हमारे कैसे संस्कार थे, हमारे कैसे कर्म थे, उनसे हमने क्या सीखा है, पाप का घड़ा ज्यादा भरकर लाए हैं या पुण्य का घड़ा भरकर लाए हैं, किस तरह की हमारी मानसिकता है, ये सारी की सारी चीजें चंद्रमा दिखाता है। और चंद्रमा ही इस घर का नेचुरल रूप से स्वामी माना जाता है। और याद रखिए, सूरज की रोशनी जहां नहीं पहुंचती, जो रात्रि का समय है, अर्धरात्रि का समय है, नाउ कनेक्ट एवरीथिंग, अर्धरात्रि है, दैट इज वेयर सूरज की रोशनी यानी जीवन की रोशनी नहीं पहुंचती है। उसके साथ साथ ही दक्षिण दिशा जो है वो भी चौथे घर के साथ जुड़ी हुई होती है। दक्षिण दिशा यानी कि यम, तो यानी जीवन का उत्तरार्ध का जो हिस्सा होता है, बाद का जो हिस्सा होता है, टू द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, विच ऑल्सो आप एक अंधेरे में जीवन बिताते हैं, गर्भ में जीवन बिताते हैं, वो भी अंधेरा है, और अंत जो है जीवन का वो भी अंधेरा है। तो ये दोनों ही अंधेरे, दक्षिण दिशा, यम की दिशा, अर्धरात्रि का समय, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें चौथे घर से जोड़ते हैं। यानी कि जीवन में क्या खोया, क्या पाया, क्या पाने की कोशिश की, पिछले जन्मों से क्या लेकर आ रहे हैं, उसको हमने कैसे चेंज किया, कौन से पाप किए, कौन से पुण्य किए, कैसे कर्म किए, ये सारे के सारे चौथे घर से जुड़ जाते हैं। एंड रिमेंबर, चौथे घर के ठीक सामने आपका 10वां घर होता है, जो कि आपके कर्म का घर होता है, जो दिखाता है कि आप जीवन में किस किस प्रकार के कर्म करते हैं, किस किस प्रकार के कर्मों के लिए जाने जाते हैं, किस किस तरह की चीजों के वजह से लोग आपको पहचानते हैं, किस किस प्रकार के कर्म जो है वो आपके हाईलाइट होते हैं। तो वो 10वां घर दिखाता है। अगेन अगर आप इसको भी समझेंगे, इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट। जो आपका मन कह रहा है, जो आपके संचित कर्म है, जो भी आपके संचित संस्कार हैं, वही सारे संस्कार जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपने इस जन्म में, इस जीवन में क्या किया। यानी चौथा घर जो आपके संचित कर्म है, संचित संस्कार है, वही डिसाइड करता है कि इस जन्म के आपके
जो वर्तमान कर्म है या वर्तमान संस्कार है वो कैसे होंगे, और वो अपने आप को किस तरीके से लाइफ में रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से खुद को प्रदर्शित करेंगे। इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट इवेंचुअली। अगर आप एक एक चीज को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा एवरीथिंग इज वेरी वेल कनेक्टेड, लाइक अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट। सो चौथा घर, गर्भवास, मृत्यु, जीवन की शुरुआत, जीवन का अंत। श्री कृष्ण के जो जीवन का शुरुआती समय था उन्होंने एक प्रिमिटिव सोसाइटी में काटा, राजसी ठाट बाट के साथ नहीं काटा। और उनके जीवन का जो अंत था वो भी किसी राजसी ठाट बाट के साथ नहीं हुआ था, उनको एक तीर लगा था। तो वो तीर लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। सो अगेन इट कनेक्ट्स with how you are, who you are, and how your life is going to end. Obviously, don't get too depressed and don't get too much into the life का end वाला portion, because that is not under our control and we shouldn't think too much about it. हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हम अपने कर्म किस प्रकार से अच्छे कर सकते। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके चौथे घर के साथ जुड़े हुए हैं। अब सामान्य रूप से आप चौथे घर को कैसे पढ़े? वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले देखिए कि वहां पर राशि कौन सी है, फिर देखिए वहां पर ग्रह कौन सा है, फिर देखिए कि वहां पर दृष्टियां किस किस प्रकार की आ रही हैं। आप इसको अपने घर के साथ, यानी जिस घर में आप रहते हैं, अपनी माँ के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। इससे आपको यू गेट अ वेरी गुड आइडिया कि व्यक्ति का जो शुरुआती जीवन है या घर का जीवन है वो कैसा है। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ। अगर चौथे घर में गुरु होते हैं तो इन जनरल आपकी जो मदर होती हैं, शी बिकम्स योर टीचर, और उनके जो भी संस्कार होते हैं या उनकी जो भी टीचिंग्स होती हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी बन जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। यहाँ तक कि आपको अपने घर में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल सी इफ जुपिटर इज इन द फोर्थ हाउस इन जनरल। यानी कोई दृष्टि की बात नहीं हो रही है, कोई एस्पेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, किसी और चीज की बात नहीं हो रही है। इट्स अ वेरी जनरलाइज प्रेडिक्शन। वहीं अगर आपके घर में चौथे घर में शनि होता है तो क्या होता है? यू फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड विद इन योर होम, यू डोंट फील वेरी कंफर्टेबल विद इन योर होम। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं चौथे घर में शनि वाले कि जो अपने घर में तो ऐसे रहते हैं कि ब्रश भी ना करें, और जैसे ही बाहर जाते हैं दे बिकम वेरी चेयरफुल, दे बिकम वेरी हैप्पी, और घर के अंदर थोड़े रिस्ट्रिक्टेड सा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है दैट देयर होम कम्युनिटी, देयर मदर्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर, और वो उनको फ्रीडम नहीं दे रही है जो उनको चाहिए। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ देखने में आता है। इसी घर में अगर आपको चंद्रमा देखने को मिला तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि आप इस समय चाहे कैसे भी हो, चाहे आप अपनी मम्मी के बिल्कुल ऑपोजिट हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप नोट करेंगे कि आप एग्जैक्टली अपनी माँ की तरह ही हैं। अब एग्जैक्टली किस एस्पेक्ट में अपनी माँ की तरह है वो तो राशि डिसाइड करेगी जो चौथे घर में है, लेकिन इन जनरल आपने बचपन में, शुरुआत में अपनी माँ के जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स थे उनको सोकअप कर लिया है। तो चाहे आप उनके खिलाफ रिबेली क्यों ना कर दें कि आप गलत कर रही हैं, मैं सही हूँ, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यू विल ऑटोमेटिकली नोटिस दैट यू हैव स्टार्टेड बिकमिंग एग्जैक्टली लाइक योर मदर। एंड इन द केस ऑफ केतु थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है, दैट यू आर लाइक एनीथिंग बट द मदर। अगर यहाँ पे सूर्य हुआ तो आपके लिए माँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर यहाँ पर राहु होता है, इन दैट केस जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप अपने घर से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने घर की तरफ और बुरी तरीके से आपका सबकॉन्शियस जो है वो भागने लगता है। सो फॉर इंस्टेंस, लेट्स अज्यूम दैट यू गेट मैरिड एंड यू हैव राहु इन द फोर्थ हाउस, इन द नवमांश कुंडली एंड इन द लग्न कुंडली। इन दैट केस आप अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। आपका सारा ध्यान आपके घर की तरफ रहेगा कि मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरी माँ ठीक है, मेरे पिताजी ठीक है, मेरे भाई बहन ठीक है। इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में दौड़ती रहती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन जनरल। अगर यहीं पर मर्करी है यानी बुध है, तो आपको अपना जो मेंटलाइजेशन जो है, जो आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, दैट इज डिक्टेटेड बाय योर मदर। अगर यहाँ पे वीनस है, इन दैट केस आप भोग विलास कैसे करते हैं, या फिर आपको जो भोग विलास विलास की वस्तुएं होती हैं, दैट यू गेट फ्रॉम योर मदर और दैट यू गेट फ्रॉम योर होम कम्युनिटी और होमलैंड। तो इस तरह की चीजें हमें इन जनरल देखने को मिलती हैं। हालांकि एग्जैक्टली आपकी कुंडली में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे उसको देखना, उसको जानना बहुत जरूरी है। यू हैव टू लुक एट द एंटायर कुंडली। रिमेंबर इट इज होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। तो क्योंकि होलिस्टिक है इसलिए पूरे 12 घरों को देखना है। एक घर को देखकर, एक ग्रह को देखकर कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। दिस इज अ वेरी वेरी जनरलाइज सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन।
तो ये तो भाई जनरल बातें मैंने बता दी आपको फोर्थ हाउस के बारे में। अब आप अपना फोर्थ हाउस देखिए और बताइए कि आपने अपने चौथे घर में क्या-क्या देखा। और अगर आपको ये सब पसंद आता है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। टॉक टू माय टीम एंड बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर योरसेल्फ। उसके अलावा अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर बहुत ही जल्दी इस चैनल पर मेंबरशिप्स एंड सब्सक्रिप्शंस भी आने वाले हैं, एंड आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड they are going to bring a lot more value in terms of astrology and in terms of life coaching in a sense. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी कुंडली पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए, देखिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है, एंड मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।